Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel Arjun Classes. In this video, I am going to discuss about the force and laws of motion. That is the chapter of physics class 9. Firstly, we will talk about the force. What is force? A push or pull. A push or pull. Push means खींचना और pull means धकेलना. तो ये दो चीजें हैं जो कि फोर्स हैं. ए पुश आर पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. दिस मीन्स this is the basic definition of force. Simplest definition. A push or pull of an object. मीन किसी ऑब्जेक्ट को या हम पुश करें या पुल करें तो उसे फोर्स कहा जाता है. और कैसा हो? which can change the position of an object. मीन ऑब्जेक्ट की अगर वो पोजीशन चेंज करने में कैपेबल है तो उसे फोर्स कंसीडर किया जाता है. अब फोर्स के इफेक्ट आते हैं. मीन फोर्स क्या इफेक्ट डाल सकता है ऑब्जेक्ट पर. तो जैसे इसमें आया कि चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इससे दो चीजें हुई. ऑब्जेक्ट की स्टेट कैसे चेंज कर सकते हैं? तो पहली चीज है फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. व्हाट दिस मीन्स? इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रुकी हुई है तो उसको जो है फोर्स के द्वारा हम उसको मोशन में ला सकते हैं. और सेकेंड इसका जस्ट अपोजिट ले लेते हैं. फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. ये दूसरा चेंज हुआ. मतलब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है उस पर हम फोर्स लगा के उसको रोक सकते हैं. जैसे बॉल जो है मोशन में है, हाथ का फोर्स लगा के हम उसको रोक सकते हैं. तो ये हो गया फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट. अब रुकी हुई चीज जैसे बॉल, फुटबॉल या कोई बॉल पड़ी हुई है, अब उस पर हम फोर्स लगाएं, अपना पैर लगाएं तो वो मोशन में आ जाएगी. तो ये दो चीजें हो गई. तीसरा, फोर्स can change the speed of an object. मीन किसी की स्पीड को बढ़ा सकता है या घटा सकता है. मीन अभी बॉल जो है, जैसे एग्जांपल हम बॉल का ही लेते हैं सारे एग्जांपल. जैसे बॉल आ रही है उस पर हम फोर्स लगा के बाउंड्री हिट कर सकते हैं. तो बाउंड्री हिट किया तो वो 4 या 6 गई. तो हमने जितना फोर्स लगाया, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा तेज जाएगी. और अगर हम चाहें तो उसको रोक सकते हैं, स्पीड उसकी कम कर दें. तो दोनों चीजें हो सकती. कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट का जो है हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. जैसे कोई फुटबॉल आ रही है, हम उसको चाहें तो उसी की डायरेक्शन में फिर रिवर्स कर सकते हैं. या क्रिकेट बॉल आ रही है, उसकी डायरेक्शन में चाहें तो हम रिवर्स वापस कर सकते हैं. तो ये पॉइंट होगा कि हम उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखें. फोर्स कैन चेंज द शेप and size of an object. ये पॉइंट अलग अलग भी लिख सकते हैं. फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब ये कैसे हो सकता है कि शेप और साइज कैसे हम चेंज कर सकते हैं? शेप की जब बात करें तो बैलून को अगर हम कंप्रेस करते हैं तो उसका शेप जो है चेंज हो जाता है. तो ये तो करता है कि उसको हम शेप चेंज कर सकते हैं.
साइज की बात आई, बैलून को फोड़ दिया, उसका साइज चेंज हो गया, ठीक है। तो ये भी हो सकता है फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये 5 चीजें थी जो हम क्या कर सकते हैं, फोर्सेज जो है अपना इफेक्ट डालता है और फोर्स के द्वारा ये इफेक्ट होते हैं, मीन फोर्स से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये सारे थे इफेक्ट। तो ये था फोर्स एंड द इफेक्ट ऑफ फोर्स, मीन फोर्स की डेफिनेशन क्या थी और फोर्स से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो अगली चीज हम जो पढ़ने वाले हैं वो टाइप ऑफ फोर्स पढ़ने वाले हैं। तो फोर्स जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बैलेंस फोर्स, दूसरा होता है अनबैलेंस फोर्स। अब देखते हैं बैलेंस फोर्स क्या होता है। बैलेंस फोर्स में पहले बैलेंस देख लेते हैं, अनबैलेंस को बाद में। बैलेंस फोर्स है क्या? इफ द sum of all forces acting on an object is 0, then it is called बैलेंस फोर्स। इसका मतलब यह हुआ कि when the sum of all forces, मीन किसी एक ऑब्जेक्ट पर जब कई सारे फोर्स लग रहे होंगे, sum of all forces acting on an object is 0, मीन जैसे कि इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर से 5 न्यूटन का कोई फोर्स जो है अपनी तरफ को लगा रहा है। मीन इन्होंने जो किया, इन्होंने क्या किया कि 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया और उन्होंने भी 5 न्यूटन का फोर्स अपोजिट से लगा दिया। तो क्या हुआ कि इस केस में ये हो गया, अगर इसको +5 मान ले तो ये -5 हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन इसकी अपोजिट है, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ऐसे केसेस जिसमें क्या कहते हैं, रिजल्टेंट। अब देखो सम ऑफ ऑल फोर्सेस, कई बार पूछा जाता है इसकी जगह रिजल्टेंट मिलता है। तो रिजल्टेंट फोर्स का मतलब यही होता है, रिजल्टेंट फोर्स का मतलब यही होता है, यही डिफिनीशन, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट पर जो जितने सारे फोर्स लग रहे हैं उनका जो सम होता है उसे रिजल्टेंट फोर्स कहा जाता है। अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है, दिस मीन इफ दिस इज 0, अगर ये 0 है तो ये बैलेंस फोर्स होगा, और 0 नहीं है तो अनबैलेंस फोर्स होगा। उसको भी देख लेते हैं कि अनबैलेंस फोर्स एक्चुअल में है क्या। तो रिजल्टेंट फोर्स आपको क्लियर हो गया कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, हमेशा जो होगा वो सम ऑफ ऑल फोर्सेस होगा। यहीं पे अनबैलेंस फोर्स कर लेते हैं, व्हेन द sum of all forces acting on an object is not 0, then the forces are known as unbalanced force।
ये हो गया। मीन अनबैलेंस फोर्स क्या होगा, जब ऑल फोर्सेस का सम जीरो ना हो, ऑल फोर्सेस मतलब रिजल्टेंट, डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट जीरो देन द फोर्स इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। कैसे, सेम केस इसमें ले लेते हैं कि इसने जो है 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और इसने क्या किया, उसने इधर को 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, 4 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब इसने क्या किया, 5 न्यूटन का और इसने 4 न्यूटन का, तो क्या होगा, इसका फोर्स ज्यादा है तो ये ब्लॉक जो है टुवर्ड दिस साइड, टुवर्ड द राइट इट विल बी मूव, मीन राइट को ये मोशन करने लगेगा। तो क्या होगा कि हम देख रहे हैं, अब इसमें क्वेश्चन क्या अराइज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि बैलेंस फोर्स या अनबैलेंस किसमें जो है ऑब्जेक्ट जो है मोशन में होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये अनबैलेंस फोर्स हुआ, तो इसमें क्या है, ये मोशन में है और बैलेंस केस हमने चेक कर लिया है कि दोनों तरफ से जीरो हो जाता है, ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं रहता है। और इसमें क्या है, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, तो क्या होगा, एक तरफ मोशन में आएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका यही है कि क्या है कि किस केस में जो है ऑब्जेक्ट मोशन करेगा, तो अनबैलेंस केस का जो है वो ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा। और रिजल्टेंट फोर्स भी कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस। तो ये था फोर्स, फोर्स में इतनी चीजें हमने पढ़ ली, व्हाट इज फोर्स, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ फोर्स। 3 चीजें हो गई, फोर्स की डेफिनेशन, ए पुश और पुल, दूसरी चीज है इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दूसरा हमने पढ़ा कि फोर्स जो है स्पीड चेंज कर सकता है, ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, चला सकता है, और हमने फोर्स के टाइप पढ़े, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। तो ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट चीज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में पहला फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, एनी ऑब्जेक्ट will in the state of continue in rest or in continue motion। Unless an external force acts on it to change its state। इसका मतलब क्या हुआ, डिफिनेशन में जैसे है एनी ऑब्जेक्ट विल इन द स्टेट ऑफ कंटिन्यू रेस्ट आर इन कंटिन्यू मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट टू चेंज इट्स स्टेट। एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट विल इन द स्टेट ऑफ कंटिन्यू रेस्ट, मीन अपने ही पोजीशन में रहेगी, कंटिन्यू वो रेस्ट हो, कंटिन्यू रेस्ट आर इन कंटिन्यू मोशन, मीन अपने पोजीशन में रहेगी, वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, उसी में रहना चाहती है और उसी में रहेगी। कब तक, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, टू चेंज इट्स स्टेट, उसका स्टेट चेंज होने के लिए। मतलब उस पर स्टेट तभी चेंज होगा जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, नहीं तो वो अपने ही पोजीशन पे रहना चाहेगी। कैसे, जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है 5 kg की, अब इस पे जो है एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जब तक ये फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये अपनी पोजीशन पे रहेगी, और जब इस पे फोर्स लगेगा तो ये क्या कहते हैं अपनी स्टेट को चेंज कर देगी। अभी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी। अब जैसे बॉल मोशन में है, इसका क्या कहते हैं, एक एग्जांपल वो भी है, बॉल मोशन पे है,
अगर उस पर ग्रेविटी ना लगे तो वो बॉल चलती ही रहे। ग्रेविटी क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है, तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इसलिए उसको रोक रहा है। तो क्या है, मोशन में अब रुकेगी, तो एक्सटर्नल फोर्स ने उसको रोक लिया, नहीं तो वो मोशन पे ही रहे। तो ये चीज है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कोई भी चीज जो है अपनी ही पोजीशन पे रहना चाहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि लॉ ऑफ मोशन को एक और नाम से जाना जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब ये इनर्शिया क्या है? इनर्शिया भी वही चीज है कि अपनी स्टेट को मेंटेन कर ले। जो अपनी स्टेट को मेंटेन कर लेता है उसी को कहा जाता है इनर्शिया, और जो ज्यादा मेंटेन कर लेगा उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी। अब ज्यादा कौन मेंटेन करेगा? अब जैसे ये 5 kg का ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक हमने 10 kg का ले लिया। अब किसको हटाना मुश्किल होगा? 10 kg को हटाना मुश्किल होगा। अब यहीं पे मान लो ये 5 का है, यहीं पे हम 500 का ले लेते हैं, तो किसको हटाना मुश्किल होगा? इसको हटाना मुश्किल होगा। तो मतलब क्या, कौन अपनी पोजीशन मेंटेन कर रहा है? 500 वाला ना, ये कम मेंटेन कर पा रहा है और ये ज्यादा, मतलब जो ज्यादा कर रहा है उसका इनर्शिया ज्यादा है। तो इस बात को हमेशा याद रखना, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास ज्यादा मास है उसके पास इनर्शिया ज्यादा। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा कि क्या है कि जिस मीन्स इसके पास डबल मास है तो इनर्शिया डबल होगा या हाफ होगा, या किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, हैवी वेट वाले का या हल्के वेट वाले का। तो जिसके पास ज्यादा मास है, डबल मास, ट्रिपल, चौबल मास है या हैवी है, तो जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। इस बात को आप क्लियर कर लो कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, मतलब इनर्शिया जो है m के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे इनर्शिया बढ़ेगा। तो हैवी ऑब्जेक्ट, अब जैसे हैवी ऑब्जेक्ट मोशन का केस देख लें। अब इनर्शिया एक होता है रेस्ट का, दूसरा होता है मोशन का। अब एक रुका है तो वो रुका रहना चाहिए। जैसे कोई मोशन में है तो उसमें भी, अब जैसे 500 kg का जो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया तो उसको रोकने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी या काफी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और 5 किलो वाला आसानी से रुक सकता है। तो मतलब वो इनर्शिया के दो केस हो जाते हैं, इसलिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। लेकिन कंसेप्ट वही है कि मास जिसके पास ज्यादा है उसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज्यादा होगा या इनर्शिया ऑफ मोशन ज्यादा होगा। वो जिस भी स्टेट में रहेगा उसका वो पॉइंट जो है ग्रेटर होगा। मतलब इनर्शिया ज्यादा कब होगा? जब उसका मास ज्यादा होगा। तो इतनी चीजें क्लियर हुई। चलते हैं सेकंड लॉ की तरफ। अभी सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ को भी हम प्रूव करने वाले हैं, तो पहले सेकंड लॉ देख लेते हैं, उसके बाद सेकंड लॉ से भी फर्स्ट लॉ को देखते हैं कि कैसे जो है ऑब्जेक्ट जब फोर्स नहीं लग रहा है कोई एक्सटर्नल फोर्स, तो कैसे कोई ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन पे रहना चाहेगी। देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द applied force to the applied unbalanced force in the direction of force। देखते हैं इसका क्या मतलब है। सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मीन मोमेंटम जो होगा, जो चेंज होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा?
अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स, मतलब फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे मोमेंटम बढ़ेगा। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम लगाएंगे मोमेंटम उस डायरेक्शन में बढ़ेगा। मोमेंटम का मतलब क्या होता है बता दें, मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम जो होता है P = mv, मास इंटू वेलोसिटी, और v होता है वेलोसिटी। जब मास के साथ में कुछ इसकी वेलोसिटी हो जाए तो उसे कहा जाता है मोमेंटम। तो मोमेंटम कितना होगा, जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना जो है मोमेंटम होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब देखते हैं इसका, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द या यहां पे लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो क्या हुआ P2 - P1। अगर हम मोमेंटम देखते हैं, मोमेंटम को अगर P से डिनोट करते हैं तो बाद वाला मोमेंटम माइनस फर्स्ट मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, जैसे हमने बताया P जो होता है P = mv। अब यहाँ पे 2 लग गया तो मास तो वही होगा, v2 हो जाएगा। और P क्या है mv1। तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। जब रेट की बात आए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट का मतलब ये होता है विद द टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मतलब क्या हो जाएगा, यहीं पे टाइम ले लेंगे m, इसको हम कॉमन लेते हैं, m को, दोनों में m है क्योंकि मास तो वही रहेगा, वेलोसिटी क्या चेंज हो जाएगी, v2 - v1 अपॉन t। रेट ऑफ चेंज आप लगा दिया तो मतलब टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो यहाँ पे क्या है v2 - v1। अब v1 को हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। अब जैसे ये v2 है, मतलब क्या फाइनल वेलोसिटी है ना, तो इसको v लिख सकते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को u भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया u। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था v - u अपॉन t = a। मतलब क्या कि फोर्स m और ये इतना पूरा क्या हो गया a। तो यहाँ पे अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम देखें तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, तो F क्या हो जाएगा kma। चाहे तो इसको लिख लें या इसको लिख लें, तो ये इसका डेरिवेशन भी हो गया F ma। अब देखते हैं स्पेशल केस ऑफ सेकंड लॉ क्या होता है। ये तो इसका हो गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम P = mv, मास इंटू वेलोसिटी, और यहाँ पे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। और कई बार क्या है कि डायरेक्ट जो क्वेश्चन होता है F = ma से, तो F = mg भी हो जाता है। जब ग्रेविटी का केस होता है तो यहाँ पे g होता है, और g की वैल्यू क्या होती है 9.8। कई बार मास दे दिया जाता है, उसका फोर्स पूछ लिया जाता है कि 5 kg का कोई वेट है और वो 5 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, वो कितना वेट लगा रहा होगा, वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा। तो 5 को 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्स उसका निकल आएगा। तो कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाता है। अब देखते हैं स्पेशल केस ऑफ सेकेंड लॉ। स्पेशल केस क्या होगा, अभी हमने देखा था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। तो हमने देखा F = mv - mu। u क्या इनिशियल, मतलब स्टार्टिंग में जो था उसे P1 मान लिया, जो बाद में हुआ उसे P2 मान लिया। अब देखो यहाँ पे केस क्या होता है, अगर क्या स्पेशल केस ये है कि जब फोर्स कुछ ना लगे, मतलब 0 हो, तो इस बार फोर्स 0 ले लेते हैं।
mv माइनस mu। अब ये 0 हो गया तो ये इधर माइनस का इधर आ जाएगा, mu इज इक्वल टू mv। मीन्स क्या हुआ, यहां से mm कट जाएगा, u इज इक्वल टू v। ये है स्पेशल केस ऑफ सेकंड लॉ। मीन्स क्या, जब कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा तो जो पहले वेलोसिटी थी वही बाद में होगी। मीन्स क्या, अगर रेस्ट पे थी तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन पे है तो मोशन में रहेगी। ये है स्पेशल केस ऑफ सेकंड लॉ, या कह सकते हैं फर्स्ट लॉ ड्राइव फ्रॉम द सेकंड लॉ, या प्रूविंग ऑफ फर्स्ट लॉ फ्रॉम द सेकंड लॉ। कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस पे मेन जो चीज है वो ये है कि फोर्स जब नहीं लग रहा है तब सेकंड लॉ पे क्या होगा। तो जब फोर्स नहीं लग रहा है तो जो पहले पोजीशन थी वही बाद में होगी। अब चलते हैं थर्ड लॉ की तरफ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे एक्शन रिएक्शन कहा जाता है। अब एक्शन रिएक्शन क्यों कहा जाता है, बिकॉज इसमें केवल एक्शन रिएक्शन ही है, इसीलिए इसको एक्शन रिएक्शन कहा जाता है। स्टार्टिंग हुई होती है एवरी एक्शन always have equal and opposite reaction। छोटा सा है कि कोई भी हम एक्शन करेंगे उसका जो है रिएक्शन हमेशा इक्वल एंड अपोजिट आएगा। जैसे क्या, जैसे हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ही तो मिलेगा, तो मीन्स जितना एक्शन करेंगे उतना ही रिएक्शन मिलेगा। अब एग्जांपल ले लें, बाउंसिंग बॉल, हाउ मच वी अप्लाई फोर्स इट विल बी बैक इक्वल टू द फोर्स। मतलब क्या, जितनी तेज हम बॉल को हिट करेंगे दीवार पे या नीचे, जितनी फोर्स जाएगा हिट करेंगे उतनी ही फोर्स से वो बैक आएगा, बाउंस बैक आएगा। तो ये हो गया एक्शन रिएक्शन। अब इस पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि रिएक्शन, जितना हम एक्शन करेंगे द रिएक्शन विल ऑलवेज इक्वल। इक्वल एंड अपोजिट। अपोजिट का मतलब यह है कि अगर प्लस लगा रहे हैं तो माइनस फोर्स होगा, डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी। दूसरी बात यह है कि ऑलवेज दीज फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। दिस मीन एक्शन एक पे होगा तो रिएक्शन भी दूसरे ऑब्जेक्ट पर होगा। अब एग्जांपल इसके लेते हैं, जैसे फायरिंग ऑफ गन, रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन का मतलब क्या होता है कि जैसे गन हमने फायर किया तो उसका जो रिकॉइल होता है, रिकॉइल मतलब जब वो पीछे को झटका देती है, तो मीन क्या हुआ कि जितनी वेलोसिटी से आगे गई वही वेलोसिटी पीछे है। हम उसको जो मैनेज करते हैं, मीन जो झटका देती है, वो हुआ इसका एग्जाम्पल। मीन कि आगे भी एक्शन किया तो पीछे उसने रिएक्शन किया। ठीक है। अब जैसे हम वॉक करते हैं या मूविंग करते हैं या रनिंग करते हैं, तो हम क्या होता है, अर्थ को पुश करते हैं तब हम आगे हो जाते हैं। दैट इज रियली एक्शन एंड रिएक्शन। डेली लाइफ में हम चलते हैं, दौड़ते हैं, तो जब चलते हैं तो धीरे धीरे पुश करते हैं, तो रिएक्शन धीरे धीरे होता है। जब हमें दौड़ना होता है, व्हेन वी हैव टू रन, हम क्या करते हैं, हम पुश करते हैं जल्दी जल्दी और तेज से, तो क्या होता है, हम तेज तेज रिएक्शन मिलता है और हम तेज से दौड़ सकते हैं। तो ये सारे एक्शन और रिएक्शन के हुए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है एक्शन रिएक्शन का, वो है लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। जब सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है
तो कौन सा लगता है? तो सैटेलाइट लॉन्च करते वक्त जो फ्यूल होता है नीचे को पुश करता है तो वो अपवर्ड जाता है। तो ये एक्शन रिएक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल और ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट फॉलो व्हिच लॉ ऑफ मोशन? तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन हुआ। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसमें एक चीज और आती है, मेन टॉपिक एक और बचता है जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम हमने पढ़ लिया है P = mv। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है हमेशा सेम रहना। तो मोमेंटम क्या है? सेम रहेगा। कहां पे सेम रहेगा वो हम देखते हैं। द टोटल मोमेंटम of the object before the collision and after the collision will conserve if there no external force applied। दिस मीन व्हाट? मीन्स अगर कोलिजन होता है, कोलिजन मीन्स आपस में टकराना, कोई दो ऑब्जेक्ट, थ्री ऑब्जेक्ट जो हैं आपस में टकराती हैं, तो क्या होगा कि उनका जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम क्या? P = mv। दोनों का जो टोटल मोमेंटम होगा वो उतना ही होगा जितना कि पहले था। देखते हैं, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं टोटल। पहले का मोमेंटम क्या होगा? पहली ऑब्जेक्ट का m1 u1 प्लस m2 u2। ये पहली ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और उसकी वेलोसिटी क्या है? u1। दूसरा है जिसका मास m2 है और उसकी वेलोसिटी जो है u2 है। वो इक्वल होगा, कोलिजन हो गया, उसके बाद उसका मास जो है वही रहने वाला है। कोलिजन छोटा सा हुआ, टकरा के टूटी नहीं है। तो m1 v1 प्लस m2 v2 मीन इनका जो है मास जो है वही रहेगा दोनों का, और वेलोसिटी इनकी v1 हो जाएगी। बाद की वेलोसिटी है तो यहाँ पे v यूज किया गया, v1, और दूसरे की v2।